दोस्तों, अब तक आपने जान लिया कि कैसे चीन गैर मुल्की ताकतों के हमले का निशाना बन रहा था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने किस तरह अपनी इजाराशाही कायम कर ली थी। चीन हर जंग में हार रहा था। ईसाई पादरी और मिशनरी चीन की संस्कृति को तबाह कर रहे थे और चीन लाचार और बेबस था। लेकिन चीन पर मंडरा रहे इन काले बादलों के तितर बितर होने का वक्त भी अब आन पहुंचा था, क्योंकि चीनी आवाम ने अपनी हुकूमत और गैर मुल्की ताकतों से ही टक्कर ले ली। और इस बात की शुरुआत हुई बॉक्सर्स इनकलाब से। अब ये बॉक्सर्स इनकलाब क्या था, इसका खात्मा कैसे हुआ और कैसे चीनी हुकूमत का तख्ता पलटा गया, यही सब आपको बताएंगे इस दूसरे एपिसोड में। साल 1898 में चीनी कौम बॉक्सर्स इनकलाब के बैनर तले गैर मुल्कियों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। अब इस इनकलाब को बॉक्सर्स इनकलाब नाम दिए जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी मौजूद थी। कहा जाता है कि ये इनकलाबी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया करते थे और इसीलिए ये लोग बॉक्सर्स कहलाए जाने लगे। बॉक्सर्स के बारे में ये भी कहा जाता था कि देवताओं की खास मेहरबानी की वजह से इन पर तलवारें या नेज़े जैसे हथियार असर नहीं करते। जब चीन की बोली बाली जनता को ये यकीन होने लगा कि वाकई इन इनकलाबियों पर देवताओं की खास मेहरबानी है, तो वो धड़ल्ले से इनके साथ शामिल होने लगे। क्योंकि हकीकत ये है कि जब इनकलाब की हवा चलती है तो लोग सच और झूठ का फर्क भूल जाते हैं और उसी शख्स को पसंद करते हैं जो उनके दिल की बात कह रहा हो। और यही तो चीन में भी हुआ। चीनी लोग लाखों की तादाद में बॉक्सर्स के साथ शामिल हो गए, जिसकी वजह से बॉक्सर्स की ताकत और तादाद बढ़ गई। जिसके बाद इन्हीं बॉक्सर्स ने यूरोपीय गैर मुल्कियों के बनाए चर्च जला दिए और ईसाई पादरियों मशीनरियों का भी कत्लेआम शुरू कर दिया। हजारों चीनी ईसाई और यूरोपीय मशीनरी भागकर पीकिंग चले गए। पीकिंग यानी आज का बीजिंग। और इन लोगों ने ब्रिटेन के सिफारती इलाके में जाकर पनाह ले ली। शहर किंजिन में तैनात की गई यूरोपियन गैर मुल्की फौजें इनकी मदद के लिए भेजी गई, मगर बॉक्सर्स ने जवाबी हमला करके इन यूरोपियन फौजियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहाँ एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि जिन बॉक्सर्स ने गैर मुल्की फौजियों पर हमला किया था, उनमें ज्यादातर चीनी मुसलमान थे, जो मजहबी इख्तिलाफ यानी चीन से धार्मिक लड़ाइयाँ होने के बावजूद भी अपने हमवतन चीनियों के साथ इस जंग में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे थे। अब सूरत हाल ये थी कि हजारों यूरोपीय गैर मुल्की पीकिंग के सिफारती इलाकों में फंसे थे और बॉक्सर्स ने इनको घेर रखा था। बच निकलने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। चीन पर उस वक्त मलिका ड्वागर चिक्सी की हुकूमत थी और चिक्सी एक चालाक मलिका थी जो हालात के मुताबिक फैसले करना जानती थी। जब तक बॉक्सर्स इनकलाब मजबूत नहीं हुआ था, तब तक मलिका इन इनकलाबियों को बागी कहती रही। लेकिन जैसे ही इनकलाबी और ताकतवर होकर राजधानी पीकिंग के करीब पहुंचे, तो ड्वागर चिक्सी नाम की ये मलिका बागियों के ही साथ मिल गई और अपनी फौज को भी इनकलाबियों की मदद का हुक्म दे दिया। जिसके बाद बॉक्सर्स और चीनी फौजियों ने 20 जून साल 1900 में ब्रिटेन के सिफारती इलाके पर धावा बोल दिया, जहां पर ब्रिटेन के और यूरोप के लोग छुपे हुए थे। जंग शुरू हुई। सबसे पहले एक फ्रांसीसी फौजी मारा गया, फिर ब्रिटेन के एक प्रोफेसर को पकड़कर उसका सर काट दिया गया। ये कटा हुआ सर सिफारती इमारतों के सामने एक दरवाजे पर लटका दिया गया। इनकलाबी बहुत जज्बाती हो गए थे। लगता था कि इनका जुनून सब कुछ बहा कर ले जाएगा। लेकिन बॉक्सर्स इनकलाबियों का ये जज्बा जदीद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने फेल हो गया, क्योंकि जिस जगह पर यूरोपियन फौजियों और ईसाई मिशनरीज ने पड़ाव डाला हुआ था, वो जगह उनके लिए फायदे वाली थी। ये एक तंग इलाका था जिसमें हमलावर सिर्फ सामने से आ सकते थे और वो भी बहुत थोड़ी तादाद में। सो गैर मुल्की फौजियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और अपनी पोजीशन मजबूत बना ली। लेकिन इस मामले में इन्हें मैसूरिन में मौजूद औरतों से बहुत मदद मिली। मैसूरिन की औरतों ने इलाके में पड़ी हुई रेत को बोरियों में भरकर 1000 बोरियां एक ही दिन में तैयार कर दी। इन रेत की बोरियों को सिफारती इलाके के इर्द गिर्द रखकर इन्हें बंकर की शक्ल दे दी गई और यूं चीनियों के लिए मैसूरिन पर फायरिंग करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। जबकि इनके पीछे छुपे गैर मुल्की फौजी बोरियों की आड़ से चीनियों को आसानी से निशाना बना सकते थे। चुनांचे जब लड़ाई शुरू हुई तो पहले ही दिन सैकड़ों चीनी मारे गए। एक और दिलचस्प बात यह कि चीनी आवाम जो पहले ये समझते थे कि बॉक्सर्स इनकलाबियों पर हथियार असर नहीं करते, वो अब इन बॉक्सरों को मरते देखकर भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि इनकलाबियों ने इन सबको ये कहकर तसल्ली दे दी कि मरने वाले बॉक्सरों का देवताओं पर ईमान और यकीन कमजोर था, इसलिए वो मारे गए।
ये चीनी आवाम के लोग डटे तो रहे, लेकिन एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के बावजूद सिफारती इलाका चीनियों के हाथ ना सका। मैसूरिन को मालूम था कि अगर उन्होंने हथियार डाल दिए तो गुस्साए हुए चीनी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो मौत को गले लगाकर ही लड़ रहे थे और किसी भी कीमत पर हथियार डालने को तैयार ही नहीं थे। इसी दौरान 16 जुलाई को एक खौफनाक वाकया पेश आया। दुनिया भर के अखबार में ये खबर छापी गई कि चीनी आवाम ने ब्रिटेन के सिफारती इलाके पर हमला करके तमाम मैसूरिन को कत्ल कर दिया है। इस खबर पर यूरोप और अमेरिका के लोगों में चीन के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। जर्मनी के बादशाह कैसर ने तो 30,000 फौजियों को चीन भेजकर पीकिंग को जमीन के बराबर कर देने की धमकी भी दे डाली। फिलीपाइन में मौजूद अमेरिकी फौज को भी पीकिंग की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद दुनिया को मालूम हो गया कि ये खबर सिर्फ एक सफेद झूठ थी। लेकिन इस झूठी खबर ने आलमी ताकतों को चीन के सूरत हाल कितने संगीन है ये तो फिलहाल बता ही दिया था। सो इन मुल्कों ने मैसूरिन की मदद करने के लिए फौजें भेजने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस दौर में बड़ी ताकतों के पास भी ना कोई जंगी तैयारी थी, ना हेलीकॉप्टर और ना तेज रफ्तार समुद्री जहाज। ये बात तो तय थी कि मदद के लिए आने वाली फौजों को चीन पहुंचने में महीनों लग जाने वाले थे और तब तक मैसूरिन की तबाही यकीनी थी। लेकिन मैसूरिन की आखिरी उम्मीद तिनजिन में मौजूद गैर मुल्की फौज थी, जो दोबारा पीकिंग पर हमले की तैयारी कर रही थी। इस फौज के इंतजार में मैसूरिन के हौसले टूटते जा रहे थे। इनके पास खुराक और सामान का जखीरा भी कम होने लगा था। इनके लिए इस मुहासरे में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अंग्रेजी गोरे यहाँ पर भी नस्ल परस्ती और भेदभाव का बदतरीन मुजाहिरा कर रहे थे। वो खुद तो खुराक के जखीरे से पेट भरकर खाना खा रहे थे, लेकिन इनके साथ पनाह लेने वाले चीनी ईसाइयों को खाने के चंद लोकमों के लिए भी बलखाया जा रहा था। नतीजा ये निकला कि सैकड़ों ईसाई चीनी भूख से ही मर गए। उधर हमला करने वाले बॉक्सर चीनियों का सब्र भी टूट रहा था। एक तरफ आलमी ताकतों की फौजों के चीन की तरफ बढ़ने की खबरें भी गर्म हो रही थी, तो दूसरी तरफ तिनजिन में गैर मुल्की फौज की वापसी का खतरा भी मंडरा रहा था। इन हालात में चीनी इनकलाबियों ने मैसूरिन को उनके सेफ अड्डे से बाहर निकालने के लिए सिफारती इलाके के करीब एक लाइब्रेरी को आग लगा दी। लेकिन यहाँ पर भी चीनियों के देवता उनके किसी काम न आए। ऊपर से हवा का रुख बदलने से आग के शोलों का बहाव उल्टा हमलावरों की यानी इन्हीं चीनियों की तरफ हो गया। चीनी बॉक्सरों पर दूसरी मुसीबत ये टूट पड़ी कि मैसूरिन ने आग लगाने वाले कई हमलावरों पर गोली चला दी। उन्होंने हमलावरों को जिंदा भी पकड़ लिया और बाद में बंदूकों से ही हलाक कर दिया। अब इस तरफ से मुहासरे में कैद गैर मुल्कियों के लिए तिनजिन की फौजें रवाना हो चुकी थी। आने वाले इन फौजियों पर चीनी बॉक्सर्स भी हमले कर रहे थे, लेकिन पिछली दफा के मुकाबले ये हमले नाकाम हो रहे थे। जल्द ही बॉक्सर्स ने भांप लिया कि ये इत्तेहादी फौज हमारे घेरे में आए यूरोपीय गैर मुल्कियों तक पहुंचकर ही रहेगी। चुनांचे चीनी बॉक्सरों ने मैसूरिन पर आखिरी हमले का फैसला कर लिया और पूरा शहर ब्रिटेन के सिफारती इलाके पर एक साथ टूट पड़ा। लेकिन चीनियों के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद सिफारती इलाकों में मैसूर फौजियों को शिकस्त ना हुई। ये लड़ाई जारी थी कि अचानक सन्नाटे की एक लहर दौड़ गई। दरअसल हुआ ये कि हमलावर चीनियों को जैसे ही ये खबर मिली कि यूरोपीय इत्तेहादी फौजें इनके पीछे पहुंच चुकी है, तो वो शहर से छूमंतर हो गए। इस बैरूनी फौज में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस और जापान के सिपाही शामिल थे। कुछ ही देर में ये फौज मैसूरिन तक पहुंच गई। मैसूरिन 55 दिन बाद घमासान लड़ाई से टूटने के करीब था, लेकिन मदद पहुंचते ही मैसूरिन खुशियां मनाते हुए बाहर आए और फौजियों को गले लगाने लगे। अगरचे इस लड़ाई में गैर मुल्की फौजियों के मुकाबले में चीनियों का भारी नुकसान हो चुका था। हुकूमत के अहदेदार तक फरार हो चुके थे और दारुल हुकूमत बीजिंग मुकम्मल तौर पर गैर मुल्कियों के रहमो करम पर था। फिर भी गैर मुल्की फौजों ने चीनी कौम से भरपूर बदला ले ही लिया। उन्होंने बीजिंग यानी पीकिंग पर कब्जा कर लिया और शहर में लूटमार शुरू कर दी। चीनी शाही खानदान का वो महल जिसे गैर मुल्की फॉरबिडन सिटी या ममनुआ शहर कहते थे और जहां पर पिछली 5 सदियों से आम लोगों का जाना मना था, इसी को जर्मनियों ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। शाही महल को इस तरह से लूट लिया गया जैसे मुर्गी का चमड़ा उधेड़ा जाता है। यहाँ तक कि शहर में मौजूद बुद्धिस्ट इबादतगाहें भी लूटमार से महफूज न रही। चीन की मलिका जो रेशमी लिबास पहनने और किंग खाब के बिस्तरों पर सोने की आदी थी, उसे मजदूरों वाला लिबास पहनकर दारुल हुकूमत से फरार होना पड़ा, भागना पड़ा। हत्ता के मलिका 2 बरस बाद लौट आई
लेकिन तब तक चीन में सब कुछ बदल चुका था। अब चीन का दारुल हुकूमत अमली तौर पर गैर मुल्कियों के कंट्रोल में था और चीनी मलिका की हैसियत भी आखिरी हिंदुस्तानी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जैसी हो चुकी थी। यानी अमली तौर पर मलिका गैर मुल्कियों की कैदी थी और इन्हीं अंग्रेज लोगों के दबाव पर मलिका ने बॉक्सर्स इनकलाबियों को गद्दार करार देकर कत्ल करवाना शुरू कर दिया। हजारों बॉक्सर्स इनकलाबियों के सर तन से जुदा कर दिए गए और यूं चीन का पहला इनकलाब अपने अंजाम को जा पहुंचा, यानी खत्म कर दिया गया। लेकिन चीनी आवाम के दिलों में आज़ादी के लिए जो तड़प पैदा हो चुकी थी वो फिर कभी खत्म ना हो सकी। साल 1908 में चीनी मलिका का इंतकाल हुआ। इसके 3 साल बाद ही चीनी फौज और आवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट के रख दिया। शाही फॉरबिडन सिटी के दरवाजे आम आवाम के लिए खुल गए। यूं बॉक्सर्स इनकलाब के खात्मे के सिर्फ 11 साल बाद चीन में दूसरा इनकलाब आ गया। लेकिन कौमों की तारीख में कोई भी इनकलाब पहला और आखिरी नहीं होता है। इनकलाब एक ऐसा तूफान है जो किसी भी खित्ते पर फौरी इनकलाबी चाहता है, जो मुसलसल तब्दीली और बदलाव चाहता है और ज्यादातर इसके करने वालों को ये एहसास ही नहीं होता कि इसका नतीजा, इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन इनकलाब का जश्न मनाने वाली चीनी कौम को शायद ये नहीं मालूम था कि अभी इस तूफान को और उठना बाकी है। चीन के इनकलाब की कहानी अभी जारी है। चीन की आज़ादी और इसे एक ताकतवर कौम बनाने का ख्वाब असल में किसने देखा था? वो कौन था जिसने माओ ज़ेतुंग की तजवीज़ मुसर्रत करके, यानी उनका आइडिया कैंसिल करके दुनिया के सबसे लंबे सफ़र लॉन्ग मार्च का हुक्म दे दिया? और इन लॉन्ग मार्च करने वालों पर क्या बीती, ये सब आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।